Hello students, today we are going to study the chapter number 2 of the economic section of social science for class 10th. The chapter's name is Sectors of the Indian Economy. Okay, in this section we study about how which types of the sectors of the Indian economy. There are the three types of sectors like primary, secondary and tertiary sectors, and what are the different types of acts under the organized and unorganized sectors are given the employment to the employees, or what is the Narega 2005 Act, and various things regarding economic activities like GDP, final goods, intermediate goods, etc. things. Okay, so first we consider when the sectors of the Indian economy. So there are three types of sectors which we discuss here. First is the primary sector, and second one is the secondary sector, and third one is the tertiary sector. Primary sector is also called as agricultural sector, fishing, mining. These all things are included in this primary agricultural sector. When we produce a good by exploiting natural resources, that is called as primary sector. These types of activities which produces a good by exploiting natural resources. बच्चों इसमें ये होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं वो सेक्टर होते हैं जिसमें कि कोई भी नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको उनसे अगर कोई माल को या सामान को तैयार किया जाता है और वो डायरेक्टली तैयार किया जाता है उस नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे हनी का कलेक्शन हो गया, वो आप हनी बी के छत्ते से ही ले लेंगे हनी को, या फिर गाय से दूध निकालना, मिल्चिंग करना, ओके, या फिर मान लीजिए कॉटन का ग्रो करना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अनाज उगाना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी कहाँ आती है, प्राइमरी सेक्टर में. ओके, इसमें डेयरी भी आता है, डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सारे सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है. अब आती है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर्स आर वो दो सेक्टर्स इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कहने का ये है कि ये वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें कि सेकेंडरी सेक्टर्स में अगर हम कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह को चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने कॉटन को खेत में उगाया, लेकिन कॉटन से जो रेडी टू यूज कॉटन बनाना है वो कहाँ होगा, वो इंडस्ट्री में स्पिनिंग होगी, यार्निंग होगी, है ना. उस सूत को काटेंगे, उसके बाद में डिफरेंट तरीके से उसको बुनेंगे और तब जाके गोला बंडल तैयार होगा कॉटन का. तो इसका मतलब है कि ये क्या आएगा, जो भी इंडस्ट्री होगी जो कि इंटरमीडिएट गुड्स तैयार करेगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज होती है वो कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर. अब दूसरा है, जैसे कि अभी एक इसका एग्जांपल और ले लेते हैं. मान लीजिए कि आपको मिट्टी आपने खोदी, मिट्टी खोदने के बाद में लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं. तो ब्रिक्स जो है वो कैसे बनती है, मिट्टी से बनती है. तो पहले मिट्टी को खोद के लेना. मिट्टी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और उस नेचुरल रिसोर्स को हम बेकिंग इंडस्ट्री, जो ब्रिक्स बनाने की जो बेकिंग इंडस्ट्री है वहां पर ले जा करके बकायदा मिट्टी को पहले गूदा जाएगा, उसके बाद में भट्टियों में डाल करके उसको पकाया जाएगा. तो भट्टियों में डाल के उस मिट्टी को पकाना, गूंथना और फिर उसके बाद में भट्टियों में पका के तैयार कर देना, वो है एक तरीके से सर्विस सेक्टर जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ब्रिक्स की. तो वो कहलाएगा ब्रिक इंडस्ट्री, और वो ब्रिक इंडस्ट्री आएगी सेकेंडरी सेक्टर में. ओके, अब आता है तीसरी बात कि हमारा टर्शरी सेक्टर क्या होता है. टर्शरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स विच इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज and all types of ready to use goods and services. These are all provided by the tertiary sectors. इसमें जैसे कि डॉक्टर्स आते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लॉयर्स हो गए, एजुकेशन में जैसे कि टीचर्स हो गए, और डिफरेंट स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे जो कि आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि केवल आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं. अब इसमें अगर हम कहेंगे तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobbler, lawyers, and people to do administrative and accounting works. Okay, so these all are comes in the tertiary sector. Banks, banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trades are some examples of tertiary activities. अब बच्चों इसके बाद आते हैं हम लोग कि जो डिफरेंट टाइप के ये जो गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं. एक तो होता है गुड्स जो कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज से तैयार किया था या निकाला था. तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपको मिलता है वो प्राइमरी गुड्स या रॉ मटेरियल होता है. अब रॉ मटेरियल से जो आप क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, तो जो उसके पहले जैसे रॉ मटेरियल निकला, रॉ मटेरियल के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डालेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डालेंगे, तो उससे वो इंटरमीडिएट गुड्स बनाएगा. और इंटरमीडिएट गुड्स में गुड्स को भी और ज़्यादा फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उससे जो है रेडी टू यूज, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, रेडी टू यूज. तो रेडी टू यूज जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिससे कि
जो कि बिकने के लिए और खरीदने के लिए दोनों जगह ये मार्केट में तैयार होती हैं। अब आता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो फाइनल गुड्स तैयार होते हैं कंपनीज में और जो सर्विसेज जो दी जाती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी इनको सब अगर इनकी सारी वैल्यू जोड़ दी जाए, जितने भी फाइनल गुड्स तैयार हुए इंडस्ट्रीज में और उसके साथ साथ जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं हर एक सेक्टर की, अगर इसका पूरा हिसाब जोड़ा जाए, इस पूरे अमाउंट को एक पर्टिकुलर ईयर में इसको बोलेंगे द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। उस पूरे साल भर की जो पूरी कमाई है इसको बोला जाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। और इसी पूरे टोटल जो इन तीनों का अगर सम अप कर लिया जाए, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों में जो प्रोडक्शन हो रहा है अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो उसका जो टोटल सम बनेगा, टोटल वैल्यू बनेगी, उसको कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, ये जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज के वैल्यूज होती है उस पर्टिकुलर ईयर में उस कंट्री के अंदर, वो ही उसका जीडीपी निर्धारित करते हैं। और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो एक कंट्री की बिग इकोनॉमी को शो करता है। और जीडीपी जो है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू अंडरटेकन किया जाता है और इससे पता लगता है कि कोई भी देश कितना डेवलप कर रहा है। जैसे कि अब इस समय बच्चों क्या है कि 1-1.5 महीने से हमारे सारे सेक्टर्स बंद हैं, इंडस्ट्रीज बंद थी, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, मैक्सिमम सर्विसेज बंद थी। इस वजह से हमारे अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हमारी कंट्री का या बहुत सारी कंट्री का जहाँ जहाँ लॉकडाउन हो रहा है वहाँ पर का जीडीपी जो है इस समय टोटल गिर गया होगा। यानी कि जीडीपी का इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि देश की इकोनॉमी बढ़े और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है। इसीलिए जीडीपी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। जैसे जैसे हम 100 साल मतलब 100 ईयर्स के पहले की बात देखें तो 100 ईयर्स में हमारे पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी। यहाँ पर एक फर्दर शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में मैक्सिमम जो सेकेंडरी सेक्टर्स था वो अब टर्शरी सेक्टर में चेंज हो चुका है, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो जैसे कि सर्विस सेक्टर है दैट हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। सर्विसेज बढ़ी हैं और सर्विसेज के बढ़ने से क्या हुआ है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग गया है। और सर्विसेज के बढ़ने का मतलब हुआ कि टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है लोगों के लिए और इससे टोटल जीडीपी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो एम्प्लॉयज़ का स्टेटस भी सुधर रहा है। अब इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे बच्चों की जो मेनली वर्कर्स काम करते हैं वो किस तरीके के होते हैं। यहाँ मेनली जो वर्कर्स की बात की गई है, यहाँ पर 2 टाइप के वर्कर्स काम करते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉयड और एक होते हैं अनएम्प्लॉयड, दूसरे होते हैं अंडर एम्प्लॉयड। जो वर्कर्स हमेशा ही काम पाते हैं वो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं और वो कंटिन्यूसली उनकी सर्विस रहती है। जो नहीं काम पाते वो अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन इसके बीच में के भी एक ऐसे भी एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। अंडर एम्प्लॉयड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन तो करते हैं बट या कह लीजिए जिनको एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है लेकिन उनका जो प्रोडक्शन होता है वो अफेक्टेड इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको कुछ समय तक काम मिलता है और कुछ समय तक काम नहीं मिलता। इसका मतलब कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा वर्कर है, अंडर एम्प्लॉयड वर्कर ऐसा वर्कर है जिसको कुछ समय के लिए जॉब मिली है या हमेशा के लिए जॉब तो मिली है लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे समय तक काम में नहीं लगा हुआ है। यानी कि वो सीजन पे आने पर ही उसे काम मिलता है और तब कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो उसका वेजेस निर्धारित किया गया है उससे कम उसको पैसा मिलता हो या फिर उसको कुछ समय के लिए सैलरी या वेजेस नहीं मिल पाते। तो ऐसा व्यक्ति जो है एम्प्लॉयमेंट पाते हुए भी अनएम्प्लॉयड दिखता है, तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सीजन्स होते हैं, सीजन्स के जैसे सीज़न आता है तो सीज़न पे क्या होता है कि लोगों को जैसे मैंगो का सीज़न आएगा तो वहाँ जितने भी बागान के मजदूर होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि आम को पकाना है, तोड़ना है, रखना है, इसमें सब बहुत सारे मजदूर लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आम का सीज़न चला जाएगा या गेहूं की फसल का सीज़न अभी भी चला गया तो जिस समय गेहूं की फसल के कटने का सीज़न था, पकने का सीज़न था, उस समय तो वर्कर्स को बहुत काम मिला। लेकिन अब क्या है, वो सीज़न चला जाएगा तो उस समय जब सीज़न चला गया तो उस समय वर्कर्स के पास ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा और फिर उनकी जो अर्निंग है वो रुक जाएगी। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि
देयर में स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। मतलब कहने का ये कि ऐसे वर्कर्स जो फार्म्स वगैरह में काम करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे खेतिहर किसान होते हैं जो कि फार्म से बहुत समय तक, लंबे समय तक काम करते हैं और जैसे फसल के कल्टीवेशन वगैरह में लगे रहते हैं, उनकी ग्रोथ में लगे रहते हैं। लेकिन यह है कि फसल तो 3-4 महीना लेती है पकने के लिए और कटने के लिए भी। तो जिस समय वो उस बीज को बोते हैं और उसकी मतलब उसमें उसकी केयर टेकिंग में लगे रहते हैं और उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं फसल की, लेकिन वो जो समय जिस समय वो देखभाल कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि बीज बोने से लेकर के फसल कटने तक के बीच में किसान को कोई भी रोजगार नहीं मिलता, उसको कोई भी अर्निंग नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना होल डे खर्च किया, बहुत सारे दिन खर्च किए हैं, लेकिन उसका जो अर्निंग है वो या तो बहुत लिटिल है या फिर नथिंग है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का ये भी तरीका हो सकता है कि बहुत सारे जो खेतिहर किसान मजदूर होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट जो है मनी प्रोवाइड कराती है बाई लोनिंग, और जिससे कि वो गांव वगैरह में वेल कंस्ट्रक्ट कराती है, कुएं खुदवाती है, जिससे कि लैंड्स वगैरह का इरिगेशन हो सकता है। और सेकंड, क्रॉप वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन के, जैसे रबी सीजन होता है तो उसमें वीट के सीड्स भी उपलब्ध करवाती है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स की व्यवस्था करती है, और साथ में जो है लोन्स वगैरह देती है, जिससे कि ये लोग अपनी जो है हार्वेस्टिंग वगैरह भी उस कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनको मदद मिल सकती है, ट्रेड को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, जिससे भी जिसके लिए लोन प्रोवाइड कराती है। अब आता है कि ये जो लेबर्स जो लगे रहते हैं कामों में, ये किसके तहत है? एक्चुअली क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, इन्होंने क्या किया है, एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है हर एक व्यक्ति के लिए, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार सबको दिया गया है। ये 200 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के लागू हुआ और ये लगभग लागू हुआ है नरेगा 2005 के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 नरेगा। ये हमारे देश में पूर्णतः लागू हुई थी 1 अप्रैल 2008 में। ये बनी थी नरेगा 2005 में और पूरी तरह कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हुई है, अफेक्ट में आई है, या कह रहे हैं कि ये हर एक गांव, छोटे छोटे गांव में, जिले में इफेक्ट में आई, यानी कि ये प्रभावित रूप से लागू हुई 1 अप्रैल 2008 में। इस नरेगा 2005 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटी 100 days ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था करी है कि जिन लोगों को विलेज क्षेत्र में, जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी को कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी, यानी कि 100 दिन का रोजगार कम से कम उनको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले इनका जो है वेरिफिकेशन करती है, जैसे कि आधार कार्ड है, आईडी कार्ड है, इसके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है इन लोगों का। और नरेगा के अंतर्गत ब्लॉक ऑफिस वगैरह में इसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जितने भी मजदूर होते हैं उनको, जैसे कहीं मान लीजिए कि गांव में कहीं पर पंचायत की ज़मीन है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई कुएं खोदने हैं, कहीं पर गड्ढे खोदने हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं शौचालय वगैरह की व्यवस्था, जैसे लेटरिन वगैरह, बाथरूम वगैरह बनवाना है, या फिर गांव के वेलफेयर के लिए कुछ टंकी वगैरह बनवानी है, टैंक्स वगैरह, वाटर टैंक्स वगैरह का निर्माण कराना है, तो इस टाइप के वर्क्स जो है इनको मिलते हैं। और उसमें 100 दिनों की गारंटी होती है रोजगार की, और उसके बाद जो इसकी अर्निंग होती है वो उनके अकाउंट में आ जाती है। तो इस तरीके से इस एक्ट, राइट टू वर्क एक्ट के अंतर्गत, इस नरेगा 2005 के अंतर्गत इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और इससे जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है गांव के क्षेत्रों में। अर्बन एरियाज़ में भी कई सारे प्रावधान गवर्नमेंट करती रहती है टाइम टू टाइम, जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह में इनको रोज़गार दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की, ये जो फैक्ट्रीज़ में रोज़गार मिलता है या गवर्नमेंट सेक्टर में जो रोज़गार मिलता है, इसमें क्या डिफरेंस है? मेनली क्या है कि 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स दोज कवर्स हुज एंटरप्राइज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर ऑफ पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। मतलब कहने का, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें कि लोगों को गारंटी होती है रोजगार की, लोगों को रोजगार कंटिन्यूसली मिलता है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो छीना नहीं जा सकता। ये किसी ना किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं ये संस्थाएं, और साथ ही में ये गवर्नमेंट इसका रजिस्ट्रेशन करती है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। यानी कि इसके एम्प्लॉय जो होते हैं वो सारे के सारे इस संस्था में या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन मानने के लिए बाध्य होते हैं।
हैं और वेरियस लॉज के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, अलाउंस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुअली एक्ट है, ग्रेजुटी भी मिलती है इनको, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं वो फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने ही होते हैं। अब दूसरा सेक्टर आता है, इसके विपरीत होता है, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये हुआ कि बाई स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कहने का ये कि ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि गवर्नमेंट अपना कोई भी कंट्रोल नहीं रखती। इनमें देयर आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट, ऐसा कंपनी एक्ट बनाया गया है मजदूरों के लिए, ये होते हैं, लेकिन जनरली लोग फॉलो नहीं करते। इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है वर्कर्स का। जॉब्स जो होती हैं यहाँ पर वो सारी की सारी लो पेड होती हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं इसमें, और ये रेगुलर नहीं होती हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। यहाँ पर कोई ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं होता है। अगर ओवर टाइम किसी ने करा भी है तो उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं। पेड लीव नहीं होती, हॉलीडेज वगैरह नहीं दिए जाते, जनरली लीव ड्यू टू सिकनेस, और बीमारी होने पर भी जो है कोई लीव नहीं मिलती, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। एम्प्लॉय जो यहाँ पे काम करता है उसकी जॉब कोई सिक्योर नहीं होती कि वो कब चली जाए। और पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, और लोग जो है इसको छोड़ भी सकते हैं विदाउट एनी रीजन कभी भी। तो वेयर देयर इज लेस वर्क, यहाँ पर कभी कहते हैं कि कम काम होता है, जैसे कि ड्यूरिंग स्कूल समर सीजन, या मान लीजिए कोई सीजन्स में ही काम होता है, तो अगर लोग चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अलॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कहने का यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये एक्चुअली एम्प्लॉयर की मंशा पे भी डिपेंड होता है कि उसको वहाँ कंपनी में काम करना है या नहीं करना। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी इसीलिए इंक्लूड है क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग स्मॉल जॉब्स में इंक्लूड होते हैं, जो स्मॉल जॉब्स करते हैं, जैसे सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, जैसे कि इसमें हम लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे कि कुछ लोग जो वेंडर्स होते हैं या जो गुमटी लगाने वाले होते हैं, जो छोटी छोटी गुमटियाँ लगाते हैं। गुमटियाँ का मतलब हो गया जो छोटी छोटी जो खोखे वगैरह लगाते हैं रस्तों में, आपने देखे होंगे छोटी छोटी शॉप्स लगाते हैं, या हाट वगैरह, बाजार वगैरह, हाट बाजार में भी अपनी दुकानें लगाते हैं। तो वो वाले शॉपकीपर्स और फार्मर्स वगैरह भी जो किराए पर आते हैं, लेबर्स वगैरह जो किराए पर खेतों में काम करते हैं, ये वाले फार्मर्स भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप उस पर साइट पे डालिए और मुझे बताइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे कि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर सकूं। एंड टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर इन योर होम, स्टे इन योर होम, एंड प्लीज़ repeatedly watch these videos and like or share.